Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. And today we will discuss one of the poem from our first flight book and the name of the poem is Amanda. This is the poem in which a child situation is shown. इस पर्टिकुलर पोएम को पढ़ने के बाद आप ये देखोगे कि हर चाइल्ड, ठीक है, हर चाइल्ड जो भी टीन एज में है वो ऐसा ही सोचता है जब उसके पेरेंट्स उसे गाइड करते हैं. तो यहाँ पर जो ये पोएम है ना, ये 7 स्टैंजाज में डिवाइड करी गई हैं, ठीक है. फर्स्ट, थर्ड, उसके बाद फिफ्थ हो गया एंड देन 7 स्टैंजा. ये तो वो लाइन है जो कोई भी एल्डर और प्रोबेबली हम ये इमेजिन करते हैं कि उसकी जो मदर, जो चाइल्ड यहाँ पे यूज़ करी गई है अमेंडा, उसकी मदर उसे गाइड करती है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो. और कुछ स्टेंजाज जो हैं जिस तरीके से सेकंड है, फोर्थ है एंड सिक्स्थ, ये जो स्टेंजा हैं ये अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट पे लिखे हुए हैं. तो ये क्या है, ये अमेंडा का इमेजिनेशन वर्ल्ड है, ठीक है. जब अमेंडा को कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिलती है, कोई इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है उसे सुनकर. तो उसे लगता है यार काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसे हर वक्त कोई ना कोई गाइडेंस मिलती है और शी वांट हर फ्रीडम. उसे अपनी फ्रीडम चाहिए, इस वजह से वो अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर देती है डिफरेंट थिंग्स में, ठीक है. कि काश मैं मरमेड होती, या फिर काश मैं रपुंजल होती, काश मैं ऑर्फन होती. तो ये सिचुएशन क्या बता रहा है कि जो चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया है और उसे ये लगता है कि मुझे हमेशा बांध के रखा जा रहा है, मुझे कोई फ्रीडम नहीं है. तो इस सारी सिचुएशन को सेंटर में रख के इस पोएम को कंस्ट्रक्ट करी गई है. कुछ लाइन वो हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस के बाद जो अमेंडा है शी स्टार्ट इमेजिनिंग, ठीक है. अगेन उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, फिर वो कुछ और इमेजिन करती है. तो चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं, लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊंगी. उसके बाद हम सारे डिफिकल्ट वर्ड और जितने भी इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं हम सभी के सभी कवर करेंगे. Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. जो ये फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा मोस्ट प्रोबेबली हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो अमांडा की मदर दे रही हैं उसे. और वो क्या कह रही हैं, देखो वो क्या कह रही हैं कि अमांडा अपने जो नेल्स है उसे बाइट करना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है नेल बाइट करना एक बहुत ही अनहाइजीनिक है और एक बैड हैबिट भी है, ठीक है. जो मदर हैं अपनी चाइल्ड को गाइड कर रही हैं कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट करना बंद कर दो, ठीक है. फिर क्या कहती हैं, डोंट हंच योर शोल्डर्स, ठीक है. हंच का मतलब क्या होता है, टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड. वो अपनी डॉटर को ये कह रही हैं कि जो तुम्हारी शोल्डर्स है उसे आगे की तरफ झुकाकर मत बैठो, ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, टू मूव लेजली, ठीक है. कि यहाँ वहाँ तुम लेजी होकर मत बैठो, मत घूमो और स्ट्रेट बैठो, ठीक है. मतलब क्या है कि जो मदर हैं वो ये चाहती हैं कि जो भी बैड हैबिट है, जो भी बैड पॉस्चर्स हैं वो अमांडा जो है वो छोड़ दे और एक अच्छे बच्चे की तरह रहे. वो नेल्स को बाइट करना छोड़ दे, ठीक है. अपने शोल्डर्स को आगे करके ना बैठे, ठीक है. लेजी होकर ना बैठे, स्ट्रेट बैठे. इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो अमांडा का बॉडी पॉस्चर है वो अच्छा रहेगा. लेकिन आपको पता है जब हम टीन एज में होते हैं तो आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया था कि जब हम टीन एज में होते हैं हमें कोई कहता है यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो हमें लगता है यार ये क्यों बोल रहा है, क्यों मुझे अपनी तरीके से जीने भी नहीं देते हैं. तो ऐसी ही सिचुएशन किसकी है, अमांडा की है. देखो तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में जो मदर है उसने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है. अब मदर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अब जो अमांडा है वो देखो क्या सोचना शुरू करती है, वो लिखा गया है ब्रैकेट में, ठीक है. ये देखो अगर आप सेकंड स्टैंजा को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि ये अमांडा की इल्यूजन वर्ल्ड है. जब उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शंस देती हैं तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो इमेजिन करना शुरू करती है. क्या इमेजिन करती है, देयर इज a languid emerald sea where the soul inhabited is me, a mermaid drifting wistfully. वो क्या इमेजिन करना शुरू करती है कि काश कि ऐसा होता. लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, एक रिलैक्स. एमर्ल्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर, ठीक है. कि एक रिलैक्स ग्रीन कलर का सी होता जहाँ पे
एक ही, ठीक है, सोलो मतलब क्या, अलोन, अलोन वहां पर कौन होती, मैं होती, और मैं क्या होती, एक मरमेड होती, मरमेड का मतलब क्या हो गया, जल परी होती, ठीक है, जल परी होती, ड्रिफ्टिंग वेस्टफुली, ड्रिफ्टिंग वेस्टफुली का मतलब क्या है कि और वहां पे जो सी है वो बहुत ही स्लोली स्लोली मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि जब आफ्टर लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर मदर, जो अमांडा है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और वो क्या सोचती है कि काश मैं नदी के किनारे होती, ठीक है, उसके बाद मैं एक जल परी होती, उसके बाद सारे जो यू कैन से द नेचर है, वो नेचर ब्यूटी के बारे में भी बता रही है, ठीक है, कि पानी धीरे धीरे बह रहा होता और मैं अकेली वहां पर इंजॉय कर रही होती, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनती है किसकी, अमांडा की। तो अमांडा इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि मैं खुद मतलब रिलैक्स रहूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोले, ठीक है, और मैं मतलब अपनी फ्रीडम को एंजॉय करूं, और इसकी वजह से वो क्या इमेजिन करना शुरू करती है खुद को कि काश मैं एक जल परी होती। अब देखो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेंजा है, ठीक है, थर्ड स्टेंजा में हमें क्या बताया जा रहा है, अगेन जो मदर हैं वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, क्या कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमांडा। अब देखो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो मदर हैं वो फिर से अमांडा को क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपने रूम की सफाई की, ठीक है, क्या तुमने अपने होमवर्क को पूरा किया, क्या तुमने अपने जो शू हैं उसको क्लीन किया या नहीं किया। मोस्टली हमें मम्मा बोलती है ना कि चलो अपना काम कर लिया करो बेटा, होमवर्क कर लो, अपने रूम को थोड़ा साफ सुथरा रखा करो, अपने जूते खुद पॉलिश कर लिया करो, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हमें उनको बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम रोज़ स्कूल जाते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं अमांडा की मदर भी उससे क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन भी पूछ रही हैं और इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हैं, ठीक है, कि अपने रूम को साफ सुथरा रखा करो, अपना होमवर्क फिनिश कर लो, ठीक है ना, अपने शू पॉलिश कर लो। अब देखो अमांडा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही, उसकी मम्मी उसको जो भी बोल रही है, तो अमांडा फिर से कहाँ चली जाएगी, अपने इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाएगी, और वो इस बार देखो क्या इमेजिन करती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हैजल बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर जो अमांडा है वो क्या कहती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, ठीक है, ऑर्फन का मतलब क्या हो गया कि मेरे मम्मी पापा नहीं होते, ठीक है, मैं अनाथ होती, मैं अकेली होती, ठीक है, और रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं सड़कों पे आराम से चल रही होती, ठीक है, उसके बाद मेरे पैर भी जो होते वो बेयर होते, मतलब क्या कि मैंने कोई चप्पल नहीं पहना होता है, कुछ भी नहीं किया होता, ठीक है, और मैं बहुत ही रिलैक्स करके, हैजल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्वाइट, कि मैं धीरे धीरे जो डस्ट है उसके ऊपर चलती और डस्ट के ऊपर अपने पैरों से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को बनाती। उस टाइम जो साइलेंस होता बहुत ही अच्छा होता, गोल्डन होता, और मैं किसको एंजॉय कर रही होती, अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रही होती। तो यहाँ पर आप देखो मम्मी उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुमने रूम की सफाई की, तुमने होमवर्क किया या नहीं किया। तो अगेन जो अमांडा है वो अपनी जो इल्यूजन वाला वर्ल्ड है, उसका जो मतलब इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड है, वहाँ चली जाती है और वो ये इमेजिन करती है कि काश मैं अनाथ ही होती। अगर मैं अनाथ होती, मैं जो मर्जी जहाँ मर्जी घूमती, मैं पैरों में चप्पल भी नहीं पहनती, मैं धूल के ऊपर घूमती, ठीक है, मेरे पैरों में मिट्टी लग जाती, बट मुझे कोई कहने वाला नहीं होता। तो आप इस चीज़ से ये इमेजिन कर सकते हो ना कि जो इस एज के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको किसी तरह की गाइडेंस जो होते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको बस ये लगता है भाई मेरी फ्रीडम को ही सब कोई क्यों टारगेट करते हैं, मुझे तो जीने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ें जो हैं अमांडा भी इमेजिन कर रही है। अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा में अगेन इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में क्या है, देखो क्या कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ठीक है। अब अमांडा की जो मम्मी है वो उसको क्या कह रही हैं कि अमांडा मैंने तुम्हें मना किया था, किसके लिए, चॉकलेट खाने के लिए, ठीक है। क्यों मना किया था, क्योंकि चॉकलेट खाने की वजह से तुम्हारे जो फेस हैं उस पर एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स होना शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अमांडा की मम्मी उसको ये भी बोलती हैं कि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ ना, तुम मेरी तरफ देखा करो, मुझे इग्नोर मत किया करो। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, आप उनसे बात कर रहे हो और वो नीचे देख रहे होते हैं, कभी यहाँ वहाँ देख रहे हो, वो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं। तो यही सिचुएशन है, इसी की वजह से अमांडा की जो मम्मी है वो उसको कह रही हैं कि भाई तुम चॉकलेट खाना बंद कर दो, अदरवाइज तुम्हें क्या हो जाएगा, फिर से बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाएगा। याद है ना तुम्हें पहले भी पिंपल हुआ था, तुम्हें कितना दर्द हुआ था,
उसके बाद वो उसको ये भी कहती हैं कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो, ठीक है, मुझे इग्नोर मत किया करो। अब देखो मम्मी ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है, कि चॉकलेट मत खाना, तुम्हें पिंपल हो जाएगा, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तुम मेरी तरफ देखो। अगेन जो अमांडा है वो कहाँ चली जाएगी, अपनी इमेजिनेशन, अपनी जो वो दुनिया है कि काश मैं ऐसा होती वाली दुनिया, वहां पर चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अब अमांडा क्या सोचती है। अब देखो यहाँ पर जो अमांडा है वो फिर से अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में चली जाती है और इस टाइम वो इमेजिन कर रही है एक फेरी कैरेक्टर जिसका नाम क्या है, रेपुंजल, जिसे एक विच ने मतलब एक टावर के ऊपर बंद कर दिया था और वो वहाँ पर रहती थी। और जब उसके गोल्डन हेयर थे, काफ़ी लॉन्ग हेयर थे, और जब भी वो अपने हेयर नीचे करती थी ना, ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट हेयर कोई भी उस टावर में जा सकता था, ठीक है। तो अब जो अमांडा है वो इमेजिन करती है कि काश मैं भी रेपुंजल होती, ठीक है, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कोई केयर करने वाला नहीं होता, ठीक है, और मेरी टावर में, ठीक है, जो ये टावर है वहाँ पे मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से कटती, अलोन कटती, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है, काम, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी खिटपिट के आराम से मेरी ज़िंदगी कटती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ना जो मेरे ब्राइट हेयर थे उसको नीचे नहीं झुकाती, नीचे नहीं, मतलब कि अपनी जो खिड़की है उसे नीचे नहीं लटकाती ताकि कोई भी ऊपर आ सकता था। जब मेरा मन करता किसी से मिलने का तभी मैं अपने बालों को नीचे करती, अदरवाइज मैं नहीं करती। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो फिर से इमेजिन करना शुरू कर देती है कि अगर मैं रपुंजल होती और मैं भी एक टावर में अकेली रहती तो मैं वहाँ पर क्या है अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकती और मैं शांति से रह सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इमेजिनेशन वाली दुनिया है वो हमेशा ही अमांडा इमेजिन करना शुरू करती है जब भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब देखो अगेन जो अमांडा की मदर हैं, ठीक है, वो लास्ट स्टेंजा में उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और वो क्या कह रही हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीबडी वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब देखो मम्मी उसको क्या कहती हैं कि ये जो सल्किंग है उसको बंद करो। सल्किंग का मतलब क्या है, टू बी अपसेट, कि एक मिनट में अपसेट हो जाना बंद कर दो अमांडा, तुम बहुत ही मूडी हो गई हो, आई डोंट नो, तुम हमेशा ही डिफरेंट रिएक्ट कर जाती हो, तुम बिना समझे रिएक्ट करती हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कहती हैं, नेग्ड, नेग्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्डेड, कि अगर कोई देखेगा, ठीक है, कोई देखेगा हमारी सिचुएशन को, तुम्हारा फेस देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें क्या करती हूँ, डांटती रहती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो मॉम है, आपको पता है ना कि जो मदर हैं वो हमेशा क्या चाहती हैं कि उनका बच्चा अच्छा हो, ठीक है, इस वजह से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन जो टीन एज में बच्चे होते हैं, 12-13 साल के बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है यार ये मुझे सिर्फ बोलते रहते हैं, मुझ में कमियां ढूंढते रहते हैं, मुझे चैन से जीने नहीं देते, अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देते, और इसकी वजह से वो क्या है हमेशा अपसेट हो जाते हैं। जब भी उन्हें कुछ कहो वो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मम्मी उसको यहाँ पे समझा भी रही हैं, ठीक है, कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी मूडी मत बनो अमांडा, क्योंकि कोई भी देखेगा तो उसे ये लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, और मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें बल्कि समझा रही हूँ। आई बात समझ में, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका जो चाइल्ड है वो बेस्ट हो जाए। तो ये देखो इस पर्टिकुलर पोएम में, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोएम में हमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट पता लगे कि किस तरीके से जो एक चाइल्ड है वो क्या इमेजिन करता है जब भी उसे पेरेंट्स कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं राइम स्कीम को। अगर आप देखोगे इन द फर्स्ट स्टैंजा जो वर्ड अमांडा है इन फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन में और फोर्थ लाइन में, ठीक है, ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हो गए, ए और ए। बट जो थर्ड लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट, मतलब क्या, ये हो गया हमारा बी। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी ए। और आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि इस पूरे पोएम में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन स्टैंजा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, वो सभी की राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ही है। अगर आप ये देखो जो थर्ड स्टैंजा है, ठीक है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क वाला, इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अमांडा ए और फिर ये अमांडा ए, और यहाँ पे क्या है, शू। तो यहाँ पर भी राइम स्कीम क्या बना, ए बी ए। तो पूरे स्टेंजा में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसका राइम स्कीम क्या है, ए बी ए।
अब जो इमेजिनेशन वाली दुनिया है, ठीक है, इमेजिनेशन वाली दुनिया है जिसमें जो अमांडा है वो इमेजिन करती है, तो उसका राइम स्कीम जो है स्टेंजा नंबर 2, 4 और 6, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी राइम स्कीम देखो क्या है। ये देखो सी, ठीक है, अगर हम इसको मान ले सी, ठीक है, देन मी एंड देन ब्लिसफुली, तो यहाँ पर जो राइम स्कीम बनी वो क्या बनी, सी सी। तो मतलब क्या है कि जितनी भी इमेजिनेशन वाली लाइंस हैं जो अमांडा इमेजिन कर रही है उन सभी की राइम स्कीम क्या है, सी सी सी। अगर आप इसमें भी देखो, अगर इस भी स्टेंजा में देखो क्या है, स्ट्रीट है, फीट है, स्वीट है, तो ये सभी क्या है, सी सी और सी। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो कॉन्सिक्यूटिव लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सेम होता है, ठीक है, जो दो लाइन, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के साथ दूसरी लाइन जो साथ साथ की लाइंस होती हैं उनका जो फर्स्ट वर्ड हो वो सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। अगर आप यहाँ पर देखो इन फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है, क्या है, डोंट, और यहाँ पर भी जो सेकेंड लाइन है, ठीक है, इन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा वो स्टार्ट किससे हो रही है, डोंट। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड डोंट, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एनाफोरा। अगर आप इसी को थर्ड स्टेंजा में, ठीक है, थर्ड स्टेंजा में भी देखोगे तो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ठीक है, दोनों के दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं विद द वर्ड डिड, तो यहाँ पर भी कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एनाफोरा। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज हेयर इज रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, जब एक ही वर्ड को हम पोयम में बार बार यूज करते हैं ताकि हम पोयम में स्ट्रेस दे सके, पोयम को इम्पॉर्टेंस, उस पर्टिकुलर वर्ड की इम्पॉर्टेंस शो कर सके, तो उसे हम बोलते हैं रिपीटेशन। अगर आप पूरे पोयम में देखोगे तो अमांडा वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, रिपीटेशन। रिपीटेशन कौन से वर्ड की रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे, द वर्ड अमांडा। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज हेयर इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या है, जब इमेजिनेशन वाली दुनिया जो है वो यूज करते हो किसमें, पोएम्स में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूजन। तो आपको पता है इस पर्टिकुलर पोएम में 3 प्रॉपर स्टेंजाज हैं, ठीक है, जिसमें इमेजिनेशन करी गई है। यहाँ पर मरमेड, ठीक है, मरमेड बनने का इमेजिनेशन करा गया है, ठीक है, यहाँ पर जो अमांडा है वो ऑर्फन बनना चाहती है, ये भी टोटली इमेजिनेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में वो क्या है, रपुंजल बनना चाहती है, वो भी टोटली क्या है, हमारी इमेजिनेशन है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, एल्यूजन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज हेयर इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक सेंटेंस में, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है वर्ड के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। देखो क्या है, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, ठीक है, इसमें सभी वर्ड में, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, इन सभी वर्ड में जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज हेयर इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर देखो साइलेंस को कंपेयर किया गया है किससे, गोल्ड से, एंड फ्रीडम को कंपेयर किया गया है किससे, स्वीट से, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, मेटाफोर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज हेयर इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर लाइन में वाउल साउंड जो हमारे ए ई आई ओ यू है वो साउंड अगर प्रोमिनेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसोनेंस। अगर आप यहाँ पर देखो थॉट, ठीक है, टोल, देन यू, देन योर, देन सू, तो यहाँ पर जो ओ साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एसोनेंस। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज हेयर इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, एक सेंटेंस में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। बट याद रखिएगा यहाँ पर प्लेस वैल्यू फ्रंट की नहीं होती, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे विल का ल, ठीक है, एल, और यहाँ पे प्लीज का एल, देन यहाँ पे लुक का एल, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ल
ल साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, कॉन्सोनेंस। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन दोनों में रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है। एलिट्रेशन में जो प्लेस वैल्यू होती है वो फर्स्ट की होती है, ठीक है। दो अल्फाबेट जो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड के फर्स्ट में आएंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे तो उसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। बट यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर विल में, ठीक है, जो एल साउंड है वो लास्ट पे आया है, यहाँ पर प्लीज में जो एल साउंड है वो मिडल में है, यहाँ पे फर्स्ट में है, बट ल साउंड तो है ना, कॉन्सोनेंट साउंड तो है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, कॉन्सोनेंस। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग भी क्लियर हो गए होंगे, सारे लिटरेरी डिवाइस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आकर आपने कुछ सीखा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ मेरे चैनल पर आकर, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।